टॉपिक हमारा चल रहा था कोलीसिस्टाइटिस। कोलीसिस्टाइटिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्लिनिकली भी इसकी बहुत अफादियत है। इन्फ्लामेशन ऑफ द गाल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन को कहते हैं कोलीसिस्टाइटिस। मैं दोहरा दूं, रिपीट कर दूं। कोली का मतलब बाइल, यहाँ पर गाल होगा। सिस्ट का मतलब ब्लैडर और ITIS इन्फ्लामेशन को कहते हैं। इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हमने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया था। इसकी इन्फ्लामेशन में जो सबसे ज्यादा फैक्टर कार फरमा है वो दो है, मैंने आपको बताया था। एक गाल ब्लैडर स्टोन, गाल ब्लैडर स्टोन्स, और दूसरा ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट। गाल ब्लैडर स्टोन और ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट। ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट में फिर 90% जो ब्लॉकेज होती है वो स्टोन की वजह से होती है। यूं हम कह सकते हैं कि तकरीबन प्रैक्टिकली जितने भी गाल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन के केसेस आप देखेंगी उनमें 90% जो है वो स्टोन का किरदार होगा, गाल ब्लैडर स्टोन का किरदार। तो हाँ, इसके अलावा कोई अल्कोहलिक इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शियस इन्फ्लामेशन बहुत कम। अक्सर जब भी हमें गाल ब्लैडर का इशू देखने को मिलता है और हम उसकी जब इमेजेस कराते हैं तो वहां हमें स्टोन मिलती हैं, स्टोन पाई जाती हैं। दूसरी जो टर्म है वो है कोलीलाइथियसिस। कोलीलाइथियसिस, कोलियोलाइथियसिस या कोलियोलाइथियसिस, कोलियोलाइथियसिस। कोली का मतलब फिर यहाँ पर बाइल होगा, बाइल या गाल ब्लेडर बाइल, एक्सरे बाइल के लिए है। लाइथ जो है ये स्टोन के लिए यूज होता है, जो जहां पर भी आएगा। और एसिस प्रोसेस या कंडीशन के लिए यूज होता है। तो प्रोसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन इज कॉल्ड लाइथियसिस। और अगर वो प्रोसेस बाइल की वजह से हो रहा हो, बाइल की वजह से, चाहे वो गाल ब्लैडर में हो या बाइल डक्ट में हो, उसको कोलीलाइथियसिस कहेंगे, कोलीलाइथियसिस। अगर यही वाला स्टोन फॉर्मेशन का प्रोसेस किडनी में हो रहा हो, अगर यही प्रोसेस स्टोन फॉर्मेशन का किडनी में हो रहा हो, तो उसके लिए टर्म क्या यूज होगी? नेफ्रो। देखे ना, किडनी है, यहां पर कोली, यहां पर नेफर। ओ, ओ मिलाने के लिए लाइथ, LITH, लाइथ, लाइथी, लिथी, 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 इसको वैसे लिथी पढ़ते हैं। एसिस, ये जो स्टोन ब्रेक करने के लिए प्रोसीजर किया जाता है आमतौर पर किडनी स्टोन के लिए, तो वो लिथोट्रिप्सी है। लिथो, लीथ, वो लीथ यही लफ्ज है, लिथी। तो नेफ्रोलिथियसिस या नेफ्रोलाइथियसिस और कोलीलाइथियसिस, कोलीलाइथियसिस, it means a process of formation of stone, a process of formation of stone in gall bladder। गाल ब्लैडर में स्टोन के बनने के अमल को कोलीलाइथियसिस, और किडनी में, क्योंकि दो ही जगहों पर हमें मोस्टली स्टोन मिलती हैं, किडनी में स्टोन के बनने के अमल को नेफ्रोलाइथियसिस। एक एक टर्म की एटोमोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए कि वो लफ्ज बना कैसे है। कोलिसिस्टाइटिस इन्फ्लामेशन,
कोलियोलाइथियसिस, formation of stone in gallbladder, nephrolithiasis, formation of stones in kidney. यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक बात यस क्लियर? सर। ठीक है। यस सर। अब स्टोन फॉर्मेशन के लिए, स्टोन फॉर्मेशन में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं इसको मजीद एक्सप्लेन कर दूं। अगर कम अज कम 3F आपको मिल जाए, 3Fs, 3Fs, तो मोर देन 50%, अगर उसको सिम्टम आ रही हो, मैं भी सिम्टम बताता हूं, अगर उसको साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हो, मसलन पहले चले मैं उनको बता दूं साइन एंड सिम्टम्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहले राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में पेन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, वो जो जब आपको एनाटॉमी बता रही है ना कि गॉल ब्लैडर यहीं होता है, पहले आपने एनाटॉमी पढ़ी तो अब आपको समझ आ गई कि पेन भी वहीं होनी है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में अगर पेशेंट को पेन हो रही है, पहली इलामत। और ये पेन ये यहां से रेफर हो रही है बैक पे, बैक पे रेफर हो रही है, पोस्टीरियर बैक पे, ये हमारे मटीरिया मेडिका के साथ लिंक कर रही है। मटीरिया मेडिका में चैलिडोनियम की नोट है पेन अंडर द इंफीरियर एंगल ऑफ राइट स्केपुला, पेन, पेन अंडर द इंफीरियर एंगल ऑफ राइट स्केपुला, ये दायां कंधा है, इसका नीचे इंफीरियर एंगल, उसके नीचे पेन। अब आप अगर गौर करें तो ये बिल्कुल वही एनाटॉमिकल लोकेशन है जिसके बिल्कुल अपोजिट एंटीरियर में जो है वो लिवर और गॉल ब्लैडर है। तो लिवर और गॉल ब्लैडर की पेन हमेशा रेफर होती है इंफीरियर एंगल ऑफ राइट स्केपुला। कोई सिम्टम्स को रटा लगाने की जरूरत नहीं। जब आपको एनाटॉमी का पता है कि दोनों स्ट्रक्चर्स फाल ही यहाँ पे कर रहे हैं, तो इनकी पेन भी इधर ही रेफर होनी है। अब आप गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन में भी हम चैलिडोनियम देते हैं पेन में, और हेपेटाइटिस लिवर की इन्फ्लेमेशन में भी हम चैलिडोनियम देते हैं, लिवर की इन्फ्लेमेशन में भी, गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन में भी। पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन refer to the refer to the inferior angle of right scapula। इसके साथ दूसरी जो वेरी कॉमन सिम्टम है वो है नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग। अब देखें, मैंने इसलिए पहले एक दिन एनाटॉमी पे लगाया था कि बैलरी सिस्टम लिवर से इंट्रा हेपेटिक डक्ट, बैर आकर राइट हेपेटिक और लेफ्ट हेपेटिक, आगे आकर दोनों ज्वाइन करेंगी कॉमन हेपेटिक, आगे सिस्टिक डक्ट को ज्वाइन करेंगी, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलेंगी तो कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी, सीबीडी। आगे आकर ड्यूडिनम से थोड़ा पहले एम्प्यूला में, ड्यूडिनम के मुंह में आकर उसको पैंक्रियाटिक डक्ट भी ज्वाइन कर लेगी। अब दोनों मेन डक्ट आपस में मिल गई, एक तरफ से पैंक्रियाटिक, एक तरफ से सीबीडी, और वो ड्यूडिनम को ज्वाइन कर रही हैं। तो ड्यूडिनम किसको ज्वाइन कर रहा है? स्टमक को। स्टमक किसको ज्वाइन कर रहा है? इसोफेगस को। तो अब आपको समझ आई कि एक्चुअली गॉल ब्लैडर या लिवर के इश्यू में नोजिया वोमिटिंग क्यों होती है। बात समझ आई? कुछ क्लियर हुआ डॉक्टर साहबान? यस सर। हाँ, देखिए ना, ये चीजें आपने समझ के करनी है कि पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, नोजिया वोमिटिंग, इसका लिंक जो है ना वो पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब जहां पर सीबीडी, एक चीज मैं और बता दूं, जहां पे सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैंक्रियाटिक डक्ट आपस में दोनों ज्वाइन करती हैं ड्यूडिनम के एम्प्यूला पे, उसको कहा जाता है हेपेटो, हेपेटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला
इन वेंटर वेंटर हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्प्यूला वेंटर, यानी उसमें वो दाखिल हो रही होती है दोनों जॉइन करके। और मोस्टली पॉपुलेशन में, जब भी आपको बता दूं, मोस्टली पॉपुलेशन में एनाटॉमी ऐसे ही होती है कि ये दोनों डक्ट पहले आपस में जॉइन करती हैं, फिर डोडेनम में दाखिल होती हैं। लेकिन कल मैं पढ़ रहा था, देयर आर सम एक्सेप्शंस, शायद कुछ लोगों में अलग अलग भी होती हैं, यानी पैंक्रियाटिक डक्ट अलग जॉइन करती है डोडेनम को और पैंक्रियाटिक डक्ट अलग जॉइन कर, वो एक्सेप्शन है एनाटॉमी की। तो गॉल ब्लैडर की वजह से लिवर मुतासर होगा, पैंक्रियाज मुतासर होगा, इंटेस्टाइन भी मुतासर हो सकती है, स्टमक भी मुतासर हो सकता है। तो दूसरी साइन एंड सिम्टम्स हमने पढ़ी है नोजिया वोमिटिंग। तीसरी साइन एंड सिम्टम्स है फीवर। फीवर, लेकिन फीवर उस सूरत में होगी जब इन्फ्लामेशन के बाद गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शियस प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। अगर इन्फेक्शियस प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो फिर साथ फीवर स्टार्ट हो जाएगा, साथ जो है वो वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये 3-4, अच्छा ये अगर आपको 3-4 सिम्टम्स आ रहे हैं, आ जाएंगे। अगर ये 3 मेजर सिम्टम्स हैं, ये 3 मेजर सिम्टम्स हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन, रेफर टू द इंफीरियर एंगल, नोजिया वोमिटिंग फीवर, तो क्लिनिकली हम इसको देखते हैं कि ये शायद गॉल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन हो। फिर उसमें इन सिम्टम्स के साथ, ये पहले सिम्टम जरूरी हैं, ये सिम्टम्स जो भी मैंने बयान की हैं, फिर आपको 3F मिल जाए। 3F किसी को है याद कि ये क्या थे 3F? शाबाश, याद हैं 3F? 1F फॉर फीमेल, फैटी 40। इन सिम्टम्स के साथ, ये जो मैंने सिम्टम्स बयान किए हैं अभी, इन सिम्टम्स के साथ अगर ये 3F इकट्ठे हो जाएं, फीमेल पेशेंट हो, फैटी हो यानी थोड़ी सी ओबेस जिसे हम कहते हैं, थोड़ी सी मोटापे की तरफ हो, और एज तकरीबन उसकी 40 हो, एज तकरीबन उसकी 40 हो, अगर ये 3F आपको मिल जाएं तो तकरीबन 50 to 60% क्लिनिकली डायग्नोज हो जाता है कि इसकी गॉल ब्लैडर का इशू है और गॉल ब्लैडर में स्टोन है। इज इट क्लियर? जहां तक बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही? ज़ारा मलिक, ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड, शाबाश। अगर अगर तो ठीक है हफ्जा, गुड। अगर तो आपको 4Fs मिल जाएं, 4Fs मिल जाएं, एक सेकंड, बाकी ये अच्छा, अगर आपको 4Fs मिल जाएं, सॉरी थोड़ा सा ऑफिस का काम आ गया था, अगर आपको 4F मिल जाए, 4F, 3F की बजाय 4F, तो और ज्यादा कंफर्म हो जाता है कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन है। 3F तो यही हो गए, फीमेल, फैटी, 40, 3F तो ये हो गया। चौथा है फर्टाइल। फर्टाइल, अगर फीमेल फर्टाइल एज में है, फर्टाइल एज में नहीं बल्कि फर्टाइल है, सॉरी फर्टाइल यानी वो स्टीराइल या इनफर्टाइल नहीं है। एक होता है ना कि खवातीन जो बांझपन का शिकार होती हैं, नहीं, अगर उसके बच्चे हैं और अभी भी वो चाइल्ड बियरिंग एज में है, इसकी एक वजह है, मैं बताता हूँ। तो अगर वो फीमेल है
40 है, फैटी है और फर्टाइल है, तो 70% आपको कंफर्म हो जाता है कि ये गाल ब्लैडर स्टोन है। 70%। अगर ये 4 एफ इकट्ठे हो जाए, अगर 5 एफ इकट्ठे हो जाए, 5 एफ, फीमेल, 40, फैटी, फर्टाइल, 4 हो गए। अगर 5 एफ इकट्ठे हो गए, पांचवा कौन सा है? फेयर। फेयर, FAIR। अगर पेशेंट का कलर, उसका स्ट्रक्चर, उसका कॉन्स्टिट्यूशन फेयर है, फेयर है, तो और ज्यादा वो कंफर्म हो जाता है कि इसको इन इलामात हैं तो गाल ब्लैडर स्टोन है। फीमेल, फैटी, 40, फर्टाइल, फेयर। ये 5 एफ, कम से कम आपको 3 एफ मिल रहे हैं तो भी 50% क्लिनिकल डायग्नोसिस हो सकती है। 4 एफ मिल गए तो आपके मुवक्कफ को मजीद तकवीत मिलेगी। 5 एफ इकट्ठे हो गए हैं तो तकरीबन जो है वो कंफर्म हो जाता है। अभी मैं लेटेस्ट एक रिसर्च देख रहा था, लेटेस्ट, उसमें उन्होंने लिखा है कि चूंकि गाल ब्लैडर स्टोन के लिए अब 40 जरूरी नहीं, 25 ईयर्स में भी हो रहा है, 30 में भी हो रहा है, 35 में भी खवातीन यानी बाकी एफ हों। सिर्फ उन्होंने कहा कि इस 40 की बजाय बाकी एफ हैं, तो एज, किसी भी एज ग्रुप में चूंकि स्टोन्स आ रही हैं, तो उन्होंने अब मौजूदा रिसर्च ने, लेटेस्ट रिसर्च ने इस 40 को एक और एफ से रिप्लेस कर दिया है, वही एफ रहेंगे 5 एफ। उन्होंने कहा है कि 40 की बजाय अगर आप इसको फैमिलियल लिखें, फैमिलियल, फैमिलियल, फैमिलियल कहते हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई बीमारी आ रही है, फैमिलियल, फैमिली हिस्ट्री यानी उसकी वालदैन किसी भी में भी, उनमें भी गाल ब्लैडर स्टोन बनी हो, जेनेटिक इनहेरिटेंस जिसे हम कहते हैं, जेनेटिक इनहेरिटेंस, अगर उनमें जेनेटिक इनहेरिटेंस या फैमिली हिस्ट्री आ रही है तो भी उन्होंने कहा कि 40 को बेहतर है एज को आप रिप्लेस कर दें, मौजूदा रिसर्च कह रही है, फेमिलियल से। और अगर फेमिलियल आ रहा है तो भी मजबूत मौकफ है कि फीमेल को स्टोन होगा। ये 5 एफ, फीमेल, फैटी, फेमिलियल, फर्टाइल, फेयर। यहां तक बात समझ आ गई? कुछ क्लियर हुआ? यस सर, आ गया। जी यस सर। आगे ठीक है। अब जो गाल ब्लैडर स्टोन्स होती हैं, गाल ब्लैडर स्टोन्स, उनकी मेनली 2 टाइप्स होती हैं। कोलिलाइथियसिस, या जिनको हम गाल ब्लैडर स्टोन कहते हैं, गाल स्टोन की मेनली 2 टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। एक कोलेस्ट्रोल स्टोन, कोलेस्ट्रोल स्टोन, और दूसरा पिगमेंटेड या पिगमेंट्स स्टोन। कोलेस्ट्रोल स्टोन्स और पिगमेंट्स स्टोन, 2 किस्म की स्टोन्स बनती हैं, एक कोलेस्ट्रोल स्टोन और एक पिगमेंट स्टोन। क्योंकि आपने पढ़ा कि जो लिवर बाइल को बनाता है, जो लिवर बाइल को बनाता है, वही बाइल गाल ब्लैडर में आता है, तो गाल ब्लैडर उसको मजीद कंसंट्रेट करता है, उसको मजीद गाढ़ा करता है, कंसंट्रेट करता है गाल ब्लैडर। तो एक्चुअली इससे पहले थोड़ा सा हमें बाइल की कंपोजिशन का पता होना चाहिए। बाइल में एक तो मेन कंस्टिट्यूएंट पानी है, वाटर। मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या है? वाटर, तकरीबन 90% के आसपास
इसके बाद दूसरा अहम कंस्टिट्यूएंट्स कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल। तीसरा बाइल एसिड्स, बाइल एसिड्स, बाइल के तेजाब। चौथे बाइल साल्ट्स, ठीक है, बिलुरबन। ये मुख्तलिफ 5-6 चीजें आपस में मिलती हैं तो बाइल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बाइल। इनमें कोलेस्ट्रॉल को सॉल्युबलाइज हो जाना चाहिए बाइल में। ये सॉल्युबलाइज का मतलब ये होता है कि वो उसमें मिक्स अप हो जाए, उसकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, यानी एक्स्ट्रा न रहे। तो कोलेस्ट्रॉल को सॉल्युबलाइज करने के लिए बाइल एसिड्स का होना जरूरी है, बाइल एसिड्स का होना जरूरी है कोलेस्ट्रॉल को सॉल्युबलाइज करने के लिए। अब ये वाला बाइल जब गॉल ब्लैडर के पास आता है तो अगर 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 बाइल में कोलेस्ट्रॉल कंप्लीटली सॉल्युबलाइज नहीं हुआ या कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो चुका है, या कोलेस्ट्रॉल सॉल्युबलाइज नहीं हुआ या कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज्ड है, डाइट में इंक्रीज्ड है, या पेशेंट जैसे मैं अब यहाँ पर फैटी फैटी वाला आंसर टच कर रहा है। हर एक एफ का किरदार है ना, फैटी फैटी का जो आंसर है वो टच कर रहा है। तो अगर पेशेंट फैटी है तो यकीनन उसका लिपिड प्रोफाइल में हाइपरलिपिडीमिया होगा। हाइपरलिपिडीमिया मीन्स कि उसके ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होंगे, ला महला उसकी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होंगे। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होंगे तो बाइल में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, बाइल में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो वो कोलेस्ट्रॉल प्रॉपरली सॉल्युबलाइज नहीं होगा। जब वो गॉल ब्लैडर के पास बाइल आएगा, बाइल उसको कंसंट्रेट करते करते जो अनसॉल्युबल कोलेस्ट्रॉल है, जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, वो लेयर बाय लेयर्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल स्टोन बना देगा। जी, जहां तक बात क्लियर है कुछ? हाँ, इसको बेटा समझना है, समझना है। मैं शायद इम्तिहान के लिए नहीं, आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के लिए ये चीज़ मैं इतनी डिटेल में जा रहा हूँ ताकि कल को आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपके पेशेंट्स में ये केस हो, यू शुड थोड़ा सा आपको मेडिकली उसका अंदाज़ा होना चाहिए, मेडिकली कि ये है क्या। अच्छा, जब ये चीज़ें आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर से डिस्कस कर लें, मैं आपको श्योर शॉर्ट कह रहा हूँ, ये चीज़ें किसी भी एलोपैथिक मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर से आप डिस्कस करके उसके बाद आप कहें कि हमारी चैलोडीनियम काम करती है या हमारी कोलेस्ट्रीनियम काम करती है, तो वो आपकी बात मानेंगे क्योंकि आपने उनको प्रोसीजर सही समझा दिया। डायरेक्ट अगर आप कहेंगे जी मेरे पास बरबरस है, चैलिडोनियम है, वो कहेंगे अच्छा ये बताएं कि ये पथरियां बनती कैसे हैं। हम कहेंगे पथरियों को छोड़ें, आप ये देख के देखें पथरी निकल जाएगी, फिर वो बात नहीं बनेगी। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे एफ का क्या किरदार है, इसका फर्टाइल और फीमेल का। फर्टाइल और फीमेल, दो एफ। एक तो मैंने आपको बता दिया ना, फैटी वाला एफ कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज करता है। फीमेल और फर्टाइल पेशेंट में एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन रेज्ड होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन आपको पता है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाकी तमाम मामलात में अपने किरदार अदा कर रहा होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन जो हर माह कार्पस ल्यूटम से सक्रीट हो रहे होते हैं। तो इस एज में यानी फर्टाइल एज में और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होता है। तो उस एस्ट्रोजन की वजह से ये जो बाइल एसिड्स हैं ये कम कम बनते हैं, बाइल एसिड्स कम हो जाते हैं थोड़े से। तो बाइल एसिड जो ही कम होंगे कोलेस्ट्रॉल सारा उठाएगा। देखिए, कोलेस्ट्रॉल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंप्लीटली सॉल्युबलाइज करने के लिए बाइल एसिड्स चाहिए। मैंने पहले कहा ना कि इसमें प्रॉपर
कोलेस्ट्रॉल को सॉल्युबलाइज होना चाहिए। अगर वो एक्स्ट्रा फिर रहा है तो फिर गॉल ब्लैडर में जाकर डिपॉजिट होगा। तो एक तो पहले तो हमने ये पढ़ा ना कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं, पेशेंट जो के फर्टाइल है और फीमेल है, एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा है, उसने बाइल एसिड्स को डिप्रेस किया हुआ है। जब बाइल एसिड्स डिप्रेस होंगे तो भी उसके कोलेस्ट्रॉल रेस करना शुरू कर देगा। नतीजा फिर वही निकलेगा कि गाल ब्लैडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अक्सर खवातीन में कोलेस्ट्रॉल की स्टोन बनती है, मैं इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा एलोबरेट कर रहा हूँ। दो बातें बेटा समझ आ गई, एक हाइपरलिपिडीमिया और एक एस्ट्रोजन की ज्यादती की वजह से। ये दो बातें समझ आ गई? यस सर। यस सर। शाबाश, गुड हो गया, गुड हो गया। तीसरा एफ जो अब मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि 40 की जगह पर 40 की जगह पर फैमिलियल डाल दें, तो कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक मेकअप ऐसा होता है, ये तो हर हर बीमारी में है। आखिरी आखिरी काज ज़ेन नशीन कर लें, आखिरी काज हर डिजीज का जेनेटिक काज होता है। जेनेटिक काज, एक काज जो है वो जेनेटिक मेकअप है, तो हो सकता है कि उसके क्रोमोसोम्स के जीन जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है कि उसका बायल बनता ही ऐसा है कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल सॉल्युबलाइज कंप्लीटली नहीं होते और बायल एसिड्स कम होते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि वो हाइपरलिपिडीमिया में हो, ज़रूरी नहीं कि वो ज़्यादा एस्ट्रोजन आ रहा हो, लेकिन जेनेटिक मेकअप की वजह से उसके अंदर उसका बायल ही ऐसा बनता है कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती होती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक हो गई, ठीक हो गई। ये तो थी कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। अब दूसरी जो है वो है पिगमेंटेड स्टोन। पिगमेंट स्टोन्स, पिगमेंट स्टोन, पिगमेंट स्टोन्स आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पिगमेंट स्टोन्स की आगे फिर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ब्लैक स्टोन, ब्लैक, और दूसरी होती है ब्राउन। एक होती है ब्लैक, एक होती है ब्राउन। पिगमेंट स्टोन्स दो किस्म की होंगी, ब्लैक और ब्राउन। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि मोस्ट प्रोबेबली आपको कोलेस्ट्रॉल वाली स्टोन मिलेगी, ब्लैक और ब्राउन। जो ब्लैक स्टोन होती है, ब्लैक स्टोन, वो मोस्ट प्रोबेबली बिलुर्बन की वजह से होती है। बिलुर्बियन, बिलुर्बियन, अनकॉन्जुगेटेड बिलुर्बन अगर बहुत ज्यादा आ रहा हो बाइल में, अनकॉन्जुगेटेड बिलुर्बन, कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं, अनकॉन्जुगेटेड बिलुर्बन। बिलुर्बन कहाँ से आता है? हमारे आरबीसीज, आरबीसीज जब अपनी प्रोग्राम डेथ में जाते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन होती है, उनमें से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, एक हीम एक ग्लोबिन। अच्छा, कल मैंने यूट्यूब पे एक HB इलेक्ट्रोफोरेसिस 10-12 मिनट की एक्सप्लेनेशन और एक टेस्ट अपलोड किया है, वो आपके लिए बेटा स्पेशल है, 4th ईयर के लिए, उसको ज़रूर आपने समझना है, देखना है। उसमें आपको समझ आएगी कि बीटा थैलेसीमिया में HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होता है। आरबीसीज जब अपनी प्रोग्राम लाइफ, प्रोग्राम डेथ में जाएगा तो रप्चर हो जाएगा, उसमें से क्या निकलेगा? हीमोग्लोबिन। हीम अलग, ग्लोबिन अलग। हीम क्या है? पोरफायरिन और आयरन, पोरफायरिन और आयरन। आयरन अलग हो के आयरन में चला गया, वो मैंने उसमें भी कल बताया था, आयरन ओवरलोड उस इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जो बाकी पोरफायरिन रह गई, पोरफायरिन,
अच्छा, वो डॉक्टर की प्ले लिस्ट में वो लेक्चर पड़ा होगा। अगर आपको कोई मसला हो ना तो यूट्यूब में मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर डॉक्टर लेक्चर्स, और एक ब्लड रिपोर्ट्स और इमेजेस। आप उससे भी सेग्रीगेट कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेक्चर चाहिए। पोरफायरिन, जो पोरफायरिन है वो फर्दर चेंज हो जाती है। पहले एक और कंपोनेंट है, उसको बिवर्डिन कहते हैं, और फिर वो आगे आगे जाके चेंज हो जाता है बिलुरिबिन में, और फिर बिलुरिबिन को एल्ब्यूमिन प्रोटीन कॉन्जुगेट करके लिवर में ले आती है, कॉन्जुगेट करके लिवर में ले आती है, और लिवर उसको प्रोसेस करके बैल में डालता है। ये तो है फिजियोलॉजी। अगर किसी शख्स में आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही है, प्रीमेच्योर डेथ हो रही है, आरबीसीज की प्रीमेच्योर डेथ, हिमोलाइटिक रिएक्शन, हिमोलाइसिस किसी वजह से भी हो रहा है, मलेरिया की वजह से हो रहा है, कोई जेनेटिक फैक्टर आ गया, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलत हो गई, देयर आर सो मेनी मेथड्स, कोई इन्फेक्शन आ गई, आरबीसीज अगर प्रीमेच्योर डेथ में जा रहे हैं तो इनसे ज्यादा मिकदार में बिलुरिबिन रिलीज होगी। वो आपको पता है कैसे रिलीज होगी, एच और बी, हीमोग्लोबिन, हीम में पोरफायरिन और आयरन, पोरफायरिन फर्दर प्रोसेस करके बिलुरिबिन में आती है, और फिर बिलुरिबिन ज्यादा मिकदार में ब्लड में आएगा तो ज्यादा मिकदार में वो लिवर के पास आएगा और एक्सेस हो जाएगा बाइल में। जब बाइल में एक्सेस होगा तो वही बाइल जब गाल ब्लेडर के पास आएगा तो गाल ब्लेडर के सेल्स या गाल ब्लेडर जब उसको कंसंट्रेट करने लगेगा तो चूंकि बिलुरिबिन का लेवल रेज्ड है तो वहां पर चांसेस हैं कि बिलुरिबिन की लेयर्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाएं और ब्लैक स्टोन बनेगी, ब्लैक स्टोन बनेगी। यहां तक बात क्लियर हुई? Yes, sir. कुछ फर्क समझ आया कोलेस्ट्रॉल स्टोन का और पिगमेंट में से एक ब्लैक स्टोन का? ठीक है जी। वो मेनली कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रही थी, ये मेनली बिलुरिबिन की वजह से हो रही है, और अनकॉन्जुगेटेड यानी लिवर उसको अभी पूरी तरीके से इतने ज्यादा बिलुरिबिन है कि वो कॉन्जुगेट ही नहीं कर पा रहा, या लिवर का अपना प्रॉब्लम भी हो सकता है। अनकॉन्जुगेटेड प्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड बिलुरिबिन अगर बाइल में बहुत ज्यादा आ रही है तो वही बाइल जब गाल ब्लैडर में आएगा तो उसकी बिलुरिबिन की तह नशीन होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और एक स्टोन बना लेगा जिसको पिगमेंट स्टोन ब्लैक कहते हैं, ब्लैक पिगमेंट स्टोन। इज इट क्लियर? Sir. ठीक है। दूसरी, ब्राउन पिगमेंट स्टोन। ब्राउन पिगमेंट स्टोन में एक छोटा सा फर्क है कि अगर किसी वजह से गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इकोलाई जिसे कहते हैं, इंटेरिक कोलाई, इकोलाई, इकोलाई इन्फेक्शन हो जाए अगर गाल ब्लैडर में, इसको आप ऐसे याद रखें ना, इन्फेक्शन की वजह से इकोलाई इन्फेक्शन, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे मैंने आपको गैंग्रीन में बताया था कि कुछ बैक्टीरिया वो सेप्रोफाइट्स होते हैं तो वो गैंग्रीन पैदा करते हैं, तो ये बैक्टीरिया कुछ मखसूस इन चीज़ों को रिलीज करते हैं जो बैल की उसको केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं और यहाँ पर स्टोन बनना शुरू हो जाती है जिसको पिगमेंट स्टोन, लेकिन उसका कलर क्या होगा? ब्राउन। उसको ब्राउन पिगमेंट। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन की वजह कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती, बाइल में कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती, थोड़ी सी अगर डिटेल लिख लें तो अच्छी बात है जो मैंने आपको पढ़ाई, उसमें एस्ट्रोजन का हवाला भी दे दें, फर्टिलिटी का भी दे दें, जेनेटिक मेकअप का भी दे दें। दूसरी स्टोन पिगमेंट स्टोन ब्लैक, उसमें आपने आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन को याद रखना है, हीमोलाइसिस को, अगर बिलुरिबिन ज्यादा होगी तो वो स्टोन बनेगी। तीसरी ब्राउन पिगमेंट स्टोन, इसमें आपने इन्फेक्शन को याद रखना है जब भी गॉल ब्लैडर में। हाँ, अब पिगमेंट स्टोन वाले केसेस में फीवर तेज होगा, फीवर तेज होगा ना क्योंकि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में हमेशा बुखार तेज होता है। वहां पर मैंने साइन एंड सिम्टम्स में लिखा कि मे बी पॉसिबल आपको फीवर भी मिले, तो फीवर कहाँ मिलेगा ज्यादा? जहां पर इन्फेक्शन होगी।
तो थोड़ा सा मतलब ये चीज़ें आपको जितनी ज़्यादा पता होंगी उतना आप इंशाल्लाह अच्छा केस को डील कर लेंगे। फीवर और दूसरी इन स्टोन की वजह इन्फेक्शन के साथ साथ अगर फैटी एसिड्स की ज्यादती हो जाए, फैटी एसिड्स की बाइल में, तो भी ब्राउन पिगमेंट स्टोन बन सकती है, तो भी ब्राउन पिगमेंट स्टोन बन सकती है। गाल स्टोन की 3 टाइप्स हो गई, कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप्स हो गई, कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट्स। अच्छा, तीसरी भी एक टाइप्स होती है, उसको कहते हैं मिक्स स्टोन। मिक्स्ड, मिक्स्ड में कोलेस्ट्रॉल भी होगा, बिलिरुबिन भी होगा, यानी पिगमेंट्स भी होंगे और कोलेस्ट्रॉल भी, में भी पॉसिबल, रेयर चांसेस में तीसरी टाइप भी हमें मिलती है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड स्टोन। मोस्ट प्रोबेबली आपको कोलेस्ट्रॉल स्टोन मिलेगी या पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में आपको ज्यादातर ब्लैक स्टोन्स मिलती हैं, अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर ब्राउन स्टोन मिलेगी। तीसरी जो टाइप है वो मिक्स्ड की है। कहीं कहीं आप जब हम स्टोन का एनालिसिस कराते हैं, तो केमिकल एनालिसिस कराते हैं, तो वो कहते हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल भी आ रहा है और पिगमेंट्स भी आ रहे हैं। अगर ऐसी सूरत हाल